सबको पता है ट्राइंगल्स क्या होता है? बताइए बताइए। ओके आदित्य, गुड। ट्राइंगल सबको पता है क्या होता है? क्या होता है ट्राइंगल्स? ये हमने करा हुआ है। त्रिकोण नहीं होता बच्चे, त्रिभुज होता है पीयूष। त्रिकोणीय आकृति होती है, वी कॉल इट त्रिभुज इन हिंदी। सो ट्राइंगल्स थ्री साइडेड क्लोज फिगर, या थ्री वर्टिसेस होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं, एंड थ्री एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, थ्री एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं अगर एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो। एंड व्हाट एल्स, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रायंगल्स जिसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, है ना? सो देयर आर स्केलिन ट्रायंगल, यस, वी डोंट कॉल इट अ स्पेशल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल्स में कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, तो हम उसको स्पेशल ट्रायंगल में कैटेगराइज नहीं करते हैं। उसकी स्पेशलिटी सिर्फ यही होती है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं एक दूसरे के। चलो, ये सबको पता ही है, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आई एम श्योर आपको उसके एंगल्स की प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब कुछ पता है। वो मुझे दोबारा से रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। नाउ बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी भी आपको पता है, सेवंथ क्लास में आपने किया होगा। किस किस ने किया है सेवंथ क्लास में कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल? किया तो सभी ने होगा, याद किस किस को है? यस, सेवन्थ क्लास में ये था, और आपने किया भी होगा। याद नहीं है वो अलग चीज होगी, किया होगा पर भूल गया पीयूष, कोई बात नहीं, अब याद आ जाएगा, लेकिन अब मत भूलना। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में एट्थ क्लास में नहीं था बिल्कुल भी। एट्थ क्लास में ये बिल्कुल गायब था, सेवन्थ से सीधे नाइन्थ में आया है, और फिर टेंथ में भी आएगा। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? कोई बताओगे व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन कोई देगा विदाउट कॉपिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस? खुद की लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी दो, उर्दू में, संस्कृत में, फ्रेंच में, जापानीज, चाइनीज, जर्मनी, जो भी लैंग्वेज आप करते हो। ओके, यस आदित्य, वी कैन से दैट। व्हाट एल्स? यस यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। और कोई? प्रॉपरली देखना है, जितना ज्यादा ज्यादा जो सेम हो, ठीक है, कह सकते हो सेम साइज एंड शेप, यस। नो तन्वी, अभी ट्रायंगल्स की नहीं, सिर्फ हम फिगर्स की, कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, वो ठीक है जो आपने लिखा है, बट अभी हम सिर्फ फिगर्स की बात कर रहे हैं कि क्या होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, क्या होती है, बिकॉज कुछ बच्चों को कॉन्ग्रुएंट सी का मतलब नहीं पता होता। हाँ आदित्य, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी जिसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मेन जो मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी का, वही होता है जो तुमने लिखा है। देखो, सपोज हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक सेंटर ओ के साथ में जिसकी रेडियस आर है, और दूसरा सेंटर पी के साथ में जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस आर की वैल्यू इस आर की वैल्यू के इक्वल है, मीन्स दोनों की रेडाई इक्वल है, तो क्या ये दोनों सर्कल्स इक्वल होंगे? अगर दोनों सर्कल्स की रेडियस इक्वल है, तो क्या सर्कल्स इक्वल होंगे? यस होंगे, ऑब्वियसली आप ड्रॉ करके देख सकते हो, सेम रेड आई के सर्कल सेम ही होते हैं, उनका साइज शेप सब सेम ही होता है, तो क्या उनका एरिया भी इक्वल होगा? अगर वो सर्कल्स इक्वल है तो क्या उनका एरिया भी इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, जब रेडियस इक्वल है तो रेडियस से ही तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है, तो वो भी इक्वल होगा। क्या ये कोइंसाइड होंगे? कोइंसाइड, जिसने फिफ्थ चैप्टर करा है उसे पता होगा कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जिसने नहीं किया होगा उन्हें भी प्रोबेबली पता होगा, बट कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस टर्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जब कोई एक चीज दूसरे को पूरे तरह से ढक ले, ढक ले एज इन, ये नहीं कि एक बड़ी वाली ऊपर रख दी और छोटी वाली नीचे रख दी वो ढक लिया, नहीं। जो एक दूसरे को, दोनों को अगर आप फ्लिप करके देखो तो नीचे वाली फिगर आपको दिखाई ना दे, दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड। तो जब
सर्कल्स इक्वल है, एरिया इक्वल है, तो वो कॉन्साइड भी होंगे। मींस जैसे 5 रुपए का सिक्का अगर आप सेम ईयर का सेम डिजाइन का लोगे, तो आप उनको साथ में अगर एक के ऊपर एक रखोगे, तो आप अगर ऊपर वाला सिक्का देखोगे तो आपको नीचे वाला नहीं दिखेगा, अगर आप नीचे वाला देखोगे तो आपको दूसरा वाला नहीं दिखाई देगा। तो दोज फिगर्स आर कॉल्ड कोइंसाइड फिगर। तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि जिनका साइज सेम हो, शेप सेम हो। शेप सेम का मतलब है कि वो कोइंसाइड हो, मींस एक दूसरे के ऊपर अगर रखें तो ऊपर वाली फिगर पीछे वाली फिगर को बिल्कुल ढक ले, बिल्कुल वो दिखाई ही ना दे, और नीचे वाली को जब आप देखो तो वो ऊपर वाली को ना दिखाई दे। दोज आर कॉल्ड कोइंसाइड। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है या चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो आप सिर्फ क्या देखोगे, उनकी रेडियस, कि अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल इक्वल होगा ही होगा। बट ट्रायंगल्स के मामले में या बाकी शेप्स के मामले में ऐसा नहीं है। बाकी शेप्स में, स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में साइड इक्वल है तो सारे स्क्वायर वो इक्वल होंगे, है ना। उसमें भी हमें बस एक ही चीज चेक करनी है, वेदर साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल और नॉट। अगर दो स्क्वायर्स की साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर्स इक्वल होंगे। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। सपोज करो मैंने रेक्टेंगल की बोल दी कि दोनों की विड्थ सेम है, तो क्या वो इक्वल होंगे? नॉट नेसेसरीली, हो सकता है उनकी लेंथ अलग हो। फोटोग्राफ्स, किसी एक चीज के फोटोग्राफ्स कैन बी इक्वल अगर वो सेम शेप के हैं, है ना। तो अलग अलग फिगर्स का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज। शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम ही होना चाहिए। फाइन। शेप सेम होने का मतलब ये नहीं है, लेट मी शो यू एन एग्जांपल, कि एक मैंने बनाया सर्कल ये रहा, और एक मैंने बनाया सर्कल ये रहा, दोनों की शेप कैसी है? सेम ही है, सर्कुलर शेप के हैं। बट क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? दोनों की शेप तो सेम ही है, बट क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो शेप के साथ में साइज भी सेम होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फाइन। ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स मूव टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, जिस पे हमें पूरा ये चर्चा करनी है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जब शेप्स का आपको पता चल गया तो ट्रायंगल्स का भी पता चल गया होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होते होंगे? जिनकी शेप एंड साइज सेम होते हैं, ठीक है। Two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides of angles of other triangle। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तभी कह सकते हैं, सॉरी मैं कभी कभी सिमिलर बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट की जगह, सिमिलर वर्ड नहीं है। मैं क्योंकि 10th क्लास को भी करा रहा हूँ, वो सिमिलर ट्रायंगल्स कर रहे हैं, आप कॉन्ग्रुएंट तो मिक्सअप हो जाते हैं कई बार। तो सिमिलर वर्ड अगर मैं बोलूँ तो उसे अवॉइड करना, सिमिलर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर इज डिफरेंट। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें दो ट्रायंगल्स की सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वर्ड बहुत ध्यान रखना, इस पर मार्क कर लो अगर आप लिख रहे हो या आप देख रहे हो तो। कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आपके मार्क्स को डिडक्ट करवाने में आपकी हेल्प करेगी अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो। सपोज करो वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि इसके एंगल्स, corresponding angles are equal, इसकी corresponding sides are also equal। if AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, एंड AC PR के इक्वल है, एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, मींस कि इसकी ये साइड इसके इक्वल है। Let me show you by giving them some numbers। सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये 5 सेंटीमीटर्स है, ये भी 4 सेंटीमीटर्स है, ये भी 3 सेंटीमीटर्स है, ये 5 सेंटीमीटर्स है। ये वाला एंगल 30 का है, ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला एंगल 60 का है, ये वाला 30 का है, ये 90 का है,
ये 60 का है। ठीक है, तो आप देख रहे हो तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि हमें सभी चीजें इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, देयर आर सर्टेन रूल्स। कुछ उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स एंड रूल्स बनाए हैं जिसको यूज करके हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स का यूज करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। यू ऑल नो दीज रूल्स, एस एस एस, एस ए एस एस, वॉट एवर, है ना। तो ए एस एस नहीं होता, सॉरी, ए एस। सो देयर आर सर्टेन रूल्स जिनको यूज करके हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में ये पूरा चैप्टर है, वही हम पढ़ेंगे। अगेन, जो रूल्स हैं उनका प्रूफ आना बहुत उसके चांसेस 0.5% ही होता है। वो मैं करा दूंगा आफ्टर चैप्टर, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बट उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि वो रूल्स कैसे प्रूव होने हैं। फिलहाल आपको सिर्फ वो रूल्स पता होने चाहिए, और उन रूल्स से आप क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करोगे वो आपको पता होना चाहिए। यस, इसमें से लास्ट एक्सरसाइज आपकी कट हुई है। नाउ, तो these two triangles are congruent. ABC is congruent to PQR. Now let me show you। हाँ, उसमें सबको ही डाउट होता है। लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट बच्चे कंफ्यूज उसी में होते हैं, और टीचर्स को भी लगता है कि वो ऐसी जरूरी नहीं है, और वाकई में नहीं है इनइक्वालिटीज वाली। एनीवे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। द वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने आपको बोला, सपोज करो ये ट्राइंगल है 3 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स। क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर मैं बोल देता हूँ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, क्यों नहीं है, रीजन बताओ। नहीं क्यों है? जिसने नहीं बोला है वो बताओ, नहीं क्यों, वाई नो, क्यों सेम नहीं है? मैं नीचे वाला पार्ट में देखो, मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। साइड्स तो सेम है, क्यों नहीं है साइड सेम? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल तो है, कहाँ डिफरेंट है बच्चे? जरूरी थोड़ी है कि वो सेम की सेम उधर की साइड ही लिखी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको साइड्स की मेजरमेंट देखनी है उनकी, ये नहीं देखना कि वो लेफ्ट साइड में तो वो भी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, नो। यू जस्ट नीड टू सी देयर मेजरमेंट, कि क्या वो तीनों की मेजरमेंट इसके ट्राइंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स के इक्वल है या नहीं है। डजंट मैटर कि नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड के इक्वल है, नीचे वाली ऊपर वाले के इक्वल है। फाइन, यू जस्ट नीड टू सी मेजरमेंट ऑफ साइड्स। अब बताओ क्या साइड्स डिफरेंट है? इसकी ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी ये वाली 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स तो इक्वल है। इस ट्राइंगल की 3 साइड्स इस ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल है। जब आप इसको आप बनाकर देखना चाहे तो ज्योमेट्रिकली स्केल का और कंपास का यूज करके दोनों बिल्कुल सेम बनेंगे। अगर आप इसको इधर से देखोगे, इसको इधर से देखोगे, वो सेम ही होंगे, इनका एरिया भी सेम ही होगा। ठीक है, तो जब आप, मैंने इसीलिए इसको शफल किया कि डजंट मैटर कौन सी साइड कहाँ पर है। आपको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं तो यू जस्ट नीड टू सी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की कौन सी साइड किसके इक्वल बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। अगर थ्री वाली के इक्वल है, फाइव वाली के इक्वल है, फोर वाली के इक्वल है, तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। गॉट इट? साइड्स की, यस, आपको डायरेक्शन नहीं देखनी है, आपको सिर्फ देखना है कि 3 साइड्स इसकी हैं, क्या वो इसकी किन्हीं 3 साइड्स से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, बस। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे केस में आप ये नहीं लिखोगे ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, नो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है, पहले देख लो जो बता रहा हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर नाम भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। मीन्स शुरू में ए बी आ रहा है तो शुरू में मुझे वही साइड लिखनी होगी जो ए बी के इक्वल है। इसकी ए बी इसके कौन सी साइड के इक्वल है, बता सकते हो? इसकी ए बी इसकी कौन सी साइड के इक्वल है?
तो पहले मैं पी आर लिखूंगा। यस। फिर इसमें आ रहा है बीसी, इसका बीसी इसकी कौन सी साइड के इक्वल है? बीसी कौन सी साइड के इक्वल है? बीसी इक्वल है किसके? पी आर के। हाँ। तो ए बी को क्यों बोला आपने? बीसी 5 है और पी क्यू है 5। बीसी 5 है और पी क्यू है 5, है ना? लेकिन मुझे तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो मैं पी क्यू कैसे लिखूं? अगर यहाँ पर बीसी आ रहा है तो यहाँ पर पी क्यू ही आना चाहिए। तो इसको मैं शफल करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा? आर पी क्यू। अब आप चेक कर करके देखो, ए बी आर पी के इक्वल है या नहीं है? इसका ए बी कितना था? इसका ए बी 3 है। और इसका आर पी कितना है? इसका आर पी भी 3 है। ठीक है। इसका बी सी क्या है? इसका बी सी है कितना? 5। और इसका पी क्यू कितना है? इसका पी क्यू भी है 5। इसका ए सी कितना है? इसका ए सी है 4। और इसका आर क्यू कितना है? इसका आर क्यू भी है क्या? 4 है। तो साइड्स को जब आप ऐसे मैच करोगे ना, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही आनी चाहिए। मींस ए बी जिसके इक्वल है वही स्टार्टिंग में 2 लेटर्स आने चाहिए। ए बी अगर आर पी के इक्वल है तो शुरू में आर पी होना चाहिए। फिर बी सी को देखो, क्या बी सी पी क्यू के इक्वल है? यस है। क्या ए सी आर क्यू के इक्वल है? यस है। तो सेम ऑर्डर में आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर आपने सोचा अरे पी क्यू आर ही लिख दो, एक ही तो ट्रायंगल है, उससे क्या फर्क पड़ता है, नो, आपका आंसर हो जाएगा गलत। बिल्कुल गलत हो जाएगा। नो पीयूष, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अभी मैं फिर से समझाऊंगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टू रूल्स पहले, कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं आप सबने पढ़े हैं, जरा बताओ। व्हाट आर दी रूल्स? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स इक्वल करने होते हैं। हाँ, दोज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज। तो बताइए। ओके, देयर आर 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज। ओके, सो फार सभी के सही हैं। ए ए एस। यस। एस एस एस, ए एस, एस एस, ए एस ए, आर एच एस। दीज आर 5 रूल्स। ठीक है। एल एच एस कुछ नहीं होता बच्चे। आर एच एस, नॉट एल एच एस, आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, आर एच एस सिर्फ किस में एप्लीकेबल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगेन रूल्स को बहुत ध्यान से, क्योंकि कई बच्चे यूज कोई सा रूल करते हैं, नाम कोई और लिखाते हैं, क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं। सबसे पहला है एस ए एस। आई गेस यस, एस ए एस, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ध्यान रखना इंक्लूडेड एंगल। इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। एस ए एस का मीनिंग होता है आप कोई भी 2 साइड्स ले लो। आपको ट्रायंगल में साइड्स दी हुई है, सपोज करो मैंने आपको दिया हुआ ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये भी 3 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है। या इसकी जगह मैं नीचे ले लेता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर्स है। तो आपके पास 2 साइड्स तो है, हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हमने लिख दिया कि हाँ भाई ए बी जो है वो किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है।
और AC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। तो अगर मुझे इसे SAS से प्रूफ करना है तो मुझे देखना होगा क्या इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल, सपोज ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही होना चाहिए, कोई और एंगल नहीं। ये जो दो साइड्स हम यूज कर रहे हैं SAS में, एंगल भी उन्हीं दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। सपोज दिस इज गिवन 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तभी हम SAS का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये एंगल 30 का नहीं दिया होता, यहाँ पर ये दिया होता 40 का, और यहाँ 30 दिया होता, तो हम इसको SAS को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एंगल भी उन्हीं दो साइड्स के बीच में चाहिए, इक्वल एंगल उन्हीं दो साइड्स के बीच में होना चाहिए जिन दो साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं, और कोई एंगल हम नहीं ले सकते इस रूल से प्रूव करने के लिए। अगेन, तो आप इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, जब फिगर दी है आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि क्या इस फिगर में दो साइड्स, सपोज करो ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, और इनके बीच का एंगल इक्वल दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो समझ लो वो कॉन्ग्रुएंट है। दो साइड्स इक्वल दी हैं और उनके बीच का एंगल भी अगर इक्वल है तो यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, नॉट सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या एग्जाम। टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड देम, गॉट इट। टू साइड्स, SS से कोई रूल नहीं होता है, ये ध्यान रखना, SS से या ASS, नो सच रूल। दो साइड्स इक्वल नहीं हो तो कुछ और यूज करेंगे, वंस वी हैव 5 क्राइटेरिया, उनमें से कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर होगा, अगर नहीं है तो नहीं है, फिर वो कॉन्ग्रुएंट, सिंपल। जरूरी थोड़ी है कि कॉन्ग्रुएंट हमें करना ही करना है, नहीं दिया हुआ है और नहीं हो रहा है तो मत करो, मतलब कह दो नहीं है कॉन्ग्रुएंट। बट क्वेश्चन दिया है तो जरूर होंगे, तो उसमें से अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे किसी तरह से आप ढूंढो, मीन्स आपको सॉल्व करके बतानी है, किसी तरह से रिलेट करके बतानी है, ठीक है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एक, बच्चे कहते हैं अरे इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, बट सब कुछ तो दिया हुआ है। सपोज यू हैव एक पैरेललोग्राम ABCD, और यहाँ पे है डायगोनल, बोल देंगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो आपको क्या क्या नहीं दिया हुआ, आपको सब कुछ तो दिया हुआ है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ये कॉमन साइड है या ये एंगल इसके इक्वल है, कुछ भी यूज कर लो, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली लिख के आपके सामने एक थाली सी परोस के दे दे कि लो जी हमने आपको वैल्यू दे दी, अब इनको बस आप सॉल्व करके दे दो, नो। हो सकता है आपको ढूंढना पड़े, जैसे एक वॉलनट को खाने के लिए उसके ऊपर के शेल को तोड़ना पड़ता है, जिसमें कई बार बहुत डिफिकल्टी भी आ जाती है। उसी तरह से क्वेश्चन कई बार ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल वॉलनट का जो अंदर का वो होता है पार्ट होता है वो सीधे मिल जाए, मीन सामने ही दिख जाए कि हाँ हमें प्रूव करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन कई क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज, अपना दिमाग लगा के कि हमें ये प्रूफ तो करना है, क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब ये प्रूफ तो हो जाएंगे, लेकिन वो वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करें, फिर वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसे रिलेट करके आपको निकालना होगा। एज आई सेड 6 चैप्टर में कि क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज को प्रूफ करने वाली वैल्यूज से रिलेट करना अगर आपको आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल नहीं आएगा। सपोज करो यही ट्रायंगल मैंने आपको दिए थे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को, लेकिन आपका दिमाग पड़ा है पैरेललोग्राम में कि पैरेललोग्राम को ट्रायंगल के कैसे इक्वल प्रूफ करें, मतलब आपका दिमाग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से बाहर ही नहीं जा पा रहा है, उसको ट्रायंगल से कैसे रिलेट करना है वो समझ ही नहीं पा रहे हो आप, तो नहीं कर पाओगे। और अगर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के साथ में रिलेट कर लोगे कि हाँ भाई पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका यूज मैं इक्वल साइड्स बताने में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप सॉल्व कर लोगे। फाइन। सो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी, कई बार कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस कुछ स्पेशल होते हैं, वो गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी मत सोचना कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी।
एनीवेज ये वाला रूल सबको समझ आ गया। कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, SAS, नाम से ही पता चल रहा है दो साइड्स और उनके बीच में एंगल। गॉट इट? इससे आप प्रूव कर सकते हो, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जरूरी नहीं है अगेन, बट वन ऑफ द रूल इज दिस वन। चलो गुड। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है? नेक्स्ट वाला है ASA। उसी की तरह है, बस इस बार इसमें दो एंगल और एक साइड, साइड इंक्लूडेड। मींस किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं और ये वाली स्पेसिफिकली यही साइड जिस पर वो दोनों एंगल्स बने हुए हैं, अगर ये इक्वल हैं तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगेन, जिस एंगल्स उसी साइड पर बने होने चाहिए जिस साइड पर हम इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। अगर ये तीन चीजें इक्वल दी हुई हैं तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ऐसे ऐसा आपको नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन को देखो कि कहीं ये तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल, इंक्लूडेड इंक्लूडिंग दोस टू एंगल्स, दोनों एंगल्स उसी साइड पर बने होने चाहिए। सपोज करो ये 60 दिया है, ये 60 दिया है, ये 30 दिया है, ये 30 दिया है, और ये साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं सोचोगे अरे इनको कैसे इक्वल प्रूव करें, नो नीड टू डू दैट। अगर ये तीन एलिमेंट्स इक्वल है तो ये ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। यही थ्योरम होती है और एग्जाम होती है। ठीक है? तो ये कहलाती है ASA, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, दैट इज कॉल्ड ASA। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगर Q60 होता, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने बनाया है, आप Q को 60 कर लो। ये 60 होता, ये 30 होता, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होते। बस यही, हमें यही देखना है कि ये दो एंगल और बीच की साइड यही होने चाहिए। ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, इसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शफल, उससे बस ट्रायंगल के नाम चेंज हो जाएंगे। बट आपको ध्यान क्या देना है, दो एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड ही इक्वल होनी चाहिए इस रूल के लिए। ठीक है? समझ आया वंश? दो एंगल्स और बीच की साइड। यस, सेवंथ में ऐसा ही कुछ कुछ था, बनाए भी थे और प्रूव भी करे थे। चलो गुड। नाउ थर्ड रूल, AAS। देखो, इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चे करते हैं कि AS और ASA, सोचते हैं दो एंगल्स और एक साइड है तो वो कभी कभी SAS लिख देते हैं, सॉरी ASA लिख देते हैं, कभी AS। ऐसा नहीं होता है। इस रूल के लिए आपको कोई भी दो एंगल, सपोज करो ये दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है, और कोई भी एक साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इस बार इंक्लूडिंग साइड होनी जरूरी नहीं है, इंक्लूडिंग साइड नहीं है, इंक्लूडिंग साइड के अलावा कोई भी साइड अगर इक्वल है तो वो होगा AS। एंगल एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड कहीं और बनी हुई है, दैट्स वाई उन्होंने एस को बीच में नहीं रखा। AS से का मतलब है साइड बीच में ही है दोनों एंगल्स के, AS का मतलब है जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ध्यान रखना है, दोनों में ही कॉन्ग्रुएंसी होगी, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन जो रूल अप्लाई होगा आपको वही लिखना है। ये मत सोचना दो एंगल और एक साइड है तो AS से लिख दो, नहीं। आप देखो कि दो एंगल्स और साइड जो इक्वल प्रूव करी है, क्या वो साइड दोनों एंगल्स के बीच में है या दोनों एंगल्स उसी साइड पर बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अगर उसी साइड पर बने हुए हैं तो क्या होगी, AS से होगी, और अगर उसी साइड पर दोनों एंगल्स नहीं बने हुए हैं तो क्या होगी, AAS होगी। ठीक है?
तो दो रूल हो गए आपके पास, दो एंगल और एक साइड का। ए एस से, ए एस से का मीनिंग है दोनों एंगल्स उसी साइड पर बने हुए हो, या ए एस का मतलब है दो एंगल्स और कोई भी एक साइड। हमें इसमें ये नहीं देखना कि ये एंगल्स इसी साइड पर बने हो, बने हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है। तो इस केस में भी क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। फाइन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। दो एंगल्स और एक साइड, कोण, एक भुजा। ए एस में उत्कर्ष, दो कोई भी एंगल्स इक्वल हो और साइड जो हो वो इंक्लूडेड ना हो कि कहीं और हो, कोई भी साइड हो। सपोज करो ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा, ए एस होगा। एस एस तो अभी बताया नहीं आज था। एस एस में दो साइड्स और उन्हीं के बीच का एंगल जो फर्स्ट वाला था। एस एस में नाम से ही पता चल रहा है कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये एस एस होता है। ए एस में कोई भी दो एंगल और एक कोई भी साइड। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इसमें हम दो एंगल्स कर रहे हैं, इसमें हम दो साइड्स कर रहे हैं। यस, सब कुछ आएगा यूटी में, क्यों नहीं आएगा। ठीक है। उत्कर्ष समझ आ गया, आस्था, उत्कर्ष। कोई भी दो एंगल्स और एक साइड जो कहीं पे भी हो, जरूरी नहीं इंक्लूडेड साइड हो, कहीं पर भी हो, तो ये ए एस क्राइटेरिया कहलाएगा। फिर आता है एस एस एस। एस 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 है, एस 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 से आपको साफ पता चला है अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन सी साइड किसकी इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए बस। थ्री साइड्स आर इक्वल, तो यस, दैट इज अ क्राइटेरिया टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नहीं, इसमें हम एंगल्स नहीं देखते, इसमें बस साइड देखते हैं। देखो साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे ही होंगे। ये वाली साइड इसके इक्वल, किसी के भी इक्वल हो सकती है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसमें आपको एंगल्स देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको एंगल्स चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और साफ आपको दिख रहा है कि इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस पंच, स्ट्रिक्टली सीबीएसई बेस्ड होगा, क्योंकि टीचर्स अपनी मनमर्जी चला देते हैं, दैट्स वाई सीबीएसई खुद से पेपर देगा नाइन्थ क्लास पे भी। क्लियर है ये वाली कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी। If three sides of two triangles are equal, then both triangles are congruent. इनमें से किसी का भी यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको। बट किसी किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि नहीं इसी रूल का यूज करो, तो उसी रूल का यूज कर लेना। फिर वो ऐसी चीजें भी देंगे, फिर उसमें एलिमेंट्स भी देंगे जिनका यूज करके आप प्रूव कर सको। लास्ट है आरएचएस, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या एक चीज उनमें ऑलरेडी इक्वल है, बता सकते हो। इफ देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, तो उनमें से एक चीज क्या इक्वल है जो ऑलरेडी आपको गिवन है, जिसमें आपको कौन सा एंगल, यस 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही होगा, तो एक चीज तो इक्वल हो गई। अब उस चीज के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ अब क्या बताना होगा, आरएचएस का मतलब क्या होता है। आरएचएस का मतलब होता है एक तो राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल आपको शो कराना होगा कि ये इक्वल है। दूसरा एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा कोई भी अदर साइड, कोई भी साइड या तो लेंथ या तो उसका परपेंडिकुलर या बेस, दोनों में से कोई भी इक्वल हो। सपोज करो यहाँ पर ये फिगर से आप कंफ्यूज जाओगे, मैं राइट एंगल ट्राइंगल ही बना देता हूँ। नो, ऑपोजिट साइड जरूरी नहीं है, वो हाइपोटेन्यूज हमने काउंट कर ली वंश। हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, बाकी कोई भी साइड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो वी हैव दीज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक ये है
और एक है ये। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, है ना। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, तो हम लिख देंगे, सपोज करो ये लिखा है ए बी सी एंड ये है पी क्यू आर, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू 90 डिग्री ईच। एक तो ये हो गया। हाइपोटेन्यूज भी इक्वल दे रखी है तो लिख देंगे ए सी इक्वल्स टू पी आर, गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और तीसरी, सपोज ये वाली साइड दे रखी है इक्वल किसके, इसके, तो आपको ये नहीं देखना बेस बेस के इक्वल होना चाहिए, नहीं, कोई भी साइड किसी के भी इक्वल हो सकती है। तो आप लिख दोगे सीधे, क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या पता, ए बी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन है। इसमें आप ये सोच में मत पड़ जाना अरे ये तो परपेंडिकुलर है ये बेस है, इक्वल दिए तो है लेकिन हम कैसे यूज करें, आपको ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है क्या 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल है, यस है, क्या हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, यस है, इन दोनों के अलावा क्या एक और साइड इक्वल है, यस है, तो वो आरएचएस कहलाएगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी अदर साइड, ईदर ऑफ साइड, कोई सी भी हो सकती है। अगेन लेंथ और परपेंडिकुलर हमेशा रिलेटिवली जो हमें दिखते हैं वो होते नहीं है, हो सकता है कोई इसको परपेंडिकुलर माने कोई इसको माने, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर हाइपोटेन्यूज नहीं करी तो कुछ और देंगे जिसकी वजह से कोई और। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जरूरी नहीं है आप आरएचएस ही लगाओ, आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखा और आपके दिमाग में आ गया अरे इसमें तो आरएचएस लगेगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी के भी क्राइटेरिया लग रहे हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ उसमें आरएचएस ही लगाओगे, हो सकता है इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं दी होती, वंश ने जैसा बोला कि हाइपोटेन्यूज नहीं दी हुई, और लेकिन उन्होंने क्या दिया है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो उस केस में यहाँ पर क्या लग गया, ए एस ए, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ए एस ए लग गया। सो राइट एंगल ट्राइंगल में भी आप बाकी के क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, लेकिन आरएचएस को बाकी के ट्राइंगल में यूज नहीं कर सकते। क्लियर। राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, तो उसमें बाकी ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी वाले, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल आरएचएस आप दूसरे में यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारे ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होते। यस दैट्स व्हाट आई सेड उत्कर्ष की राइट एंगल, एक तो राइट एंगल इक्वल होगा, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी और एक अदर साइड इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा, वो आरएचएस हो जाएगा, सिंपल। और अगर आप कह रहे हो कि हाइपोटेन्यूज और बाकी दो साइड्स इक्वल है तो वो एसएसएस हो जाएगा, हालांकि उसमें 90 डिग्री आप एसएसएस लिख लो या आरएचएस लिख लो एक ही बात है। ऐसा भी नहीं है कि आरएचएस है तो एसएसएस नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रूल्स आपको डिफाइन करने हैं, आपको ढूंढने हैं, आपको जो इजीली मिल जाए आप उसे अप्लाई करो, लेकिन वो उसमें एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री का है भी नहीं और आप उसमें आरएचएस लिखाओ, नो, दैट वुड बी इनकरेक्ट, क्योंकि राइट एंगल नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन एक दो करके दिखाता हूँ आपको और पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके सब्जेक्टिव होते तो उसमें बहुत आता है क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है ए सी, ये इसका मीनिंग होता है कि क्वेश्चन में गिवन है ए सी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है बताओ जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? ओके वंश। यस संस्कृति। बाइसेक्ट का मतलब है एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, हाफ भी कह सकते हो कि उसमें से एक पार्ट उस पूरे का हाफ होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे को जो सिचुएशन दी हुई है कि ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे काम की चीज क्या है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। वी नीड टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो आपको साफ साफ दिख रहा है दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस वन इज कॉमन, दोनों में ही इक्वल है, तो फिर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे?
ए बी तो ए बी के इक्वल होगी ही। यस। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल है इसमें? विच कॉन्ग्रुएंसी रूल आर वी यूजिंग? यस संस्कृति। यस वंश। दो एंगल्स नहीं है। यस दो साइड्स है। यस दो साइड्स एंड उनके बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, तो ये क्या हो गया? एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख दोगे आप। अगेन गिवन टू प्रूव लिखना मत भूलना, अगर आपने गिवन टू प्रूव लिखना भूल गए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, अगर ये सब्जेक्टिव होता है तो, कभी आया तो। सो गिवन में हम लिखेंगे ए सी ए बी के इक्वल है, और ए बी बीइंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, आप पूरा भी लिख सकते हो। नाउ ये भी ध्यान रखना कि एंगल्स के नाम हमेशा पूरे पूरे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, नो, इट्स नॉट एंगल ए, एंगल ए के पार्ट्स हैं, तो आप सी ए बी डी ए बी के इक्वल लिखोगे। एंगल्स के नाम लिखने आपको आते हैं। ए सी ए डी के इक्वल है, ये तो गिवन है, रीजन भी जरूर लिखने हैं। दूसरा, एंगल सी ए बी डी ए बी के इक्वल है, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रही है सी ए बी को, इस पूरे एंगल को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। एंड थर्ड वन इज ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय एस कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम। बाय एस लिख सकते हो आप खाली, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि सही तरीका यही होता है कि आप पूरा लिख के आओ, बट यू कैन राइट बाय एस ओनली। और जब एस से देखो, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मींस बी सी किसके इक्वल होगा? बी डी के होगा। बाय एस लिख सकते हो आस्था, बाय एस। यस, बी डी बी सी बी डी के इक्वल होगा, बी सी बी डी के इक्वल होगा। सीपी सी टी का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां पर आप देखोगे, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आया है, इसका मतलब इसका बी सी किसके इक्वल होगा? बी डी के इक्वल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ए सी किसके इक्वल होगा, क्या आप बता सकते हो इसे देखकर, फिगर में नहीं देखकर, इसका ए सी किसके इक्वल होगा? तो ऐसे ही आप देखो, ए सी किसके इक्वल होगा, उसी ऑर्डर में ए डी के इक्वल होगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हमेशा नाम इसलिए ट्राइंगल्स के उसी ऑर्डर में लिखने होते हैं जिस ऑर्डर में हमने उनको प्रूव किया है। अगर शुरू में ए बी है तो शुरू में भी ए बी ही आएगा, क्योंकि ए बी के इक्वल है। इसमें बाद में बी सी है तो यहाँ बी डी आएगा, क्योंकि बी डी के इक्वल है। यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर ऐसे ए डी ही आना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल है। फाइन, इनको यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है इस चैप्टर में, इसी में मिस्टेक कराते हैं। और एमसीक्यू में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे ही दे देंगे आपको दो ट्राइंगल्स। लेट मी शो यू। सपोज एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, और उन्होंने बोला ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो बताओ ट्राइंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? पी क्यू आर के, क्यू पी आर के, आर पी क्यू के, या किसी और के? बिल्कुल एमसीक्यू में इक्वल टाइम लगेगा। आपको क्या लगा एमसीक्यू है तो 2 मिनट में हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो बोल रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोच के बैठ जाओ बहुत इजी होगा, हम तो बस मार्क करेंगे और आंसर आ जाएगा, नो, पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको। तो एबीसी किसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बताओ जरा। आदित्य ने बताया आंसर, ठीक है, आई मीन पता नहीं मुझे, पर आंसर भी देखते हैं कि सही है या नहीं है। और बताओ एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा इस केस में जो मैंने ऊपर दिया है केस? बिल्कुल पी क्यू आर के तो नहीं है। यश, बिल्कुल भी नहीं। अगेन आप कॉरस्पॉन्डिंग को भूल रहे हो वंश एंड यश। मैंने क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग, आपने बोला पी क्यू आर के इक्वल होगा। अगर मैंने यहाँ पी क्यू आर लिख दिया, क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है? क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है? क्या बी सी क्यू आर के इक्वल है? क्या बी सी क्यू आर के इक्वल है? नहीं है, तो यानी कि ये हो गया गलत। ठीक है, ध्यान से लिखने हैं, जो नाम लिखोगे आप बहुत केयरफुली लिखने हैं। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमें नाम कैसे लिखने हैं।
तो इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चंस मुश्किल वाले भी देखेंगे जो लास्ट में दिए हुए इसमें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड कल साइंस की क्लास में हम टिश्यूज पढ़ेंगे, तो प्लीज मिस मत करना क्लास को।